वंदे जगद्गुरुम। मेरे प्यारे और आप सब जिनको डीन आदरणीय श्री विमल पंड्या सर, आपने मेरा इतना अच्छा अभिवादन किया। ट्विंकल मैडम, थैंक यू सो मच फॉर दैट वार्म इंट्रोडक्शन। और मेरे सारे जो यहाँ पे ऑडिटोरियम में उपस्थित है सब मेरे साथियों, आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरैक्टिंग विद यू ऑल टुडे। जो अभी मैंने संस्कृत में श्लोक पढ़ा, ये श्लोक हमने कई बार सुना होगा आप लोगों ने भी, राइट? यस सर। पर इससे मुझे एक चीज स्ट्राइक होती है और वो ये है कि इसमें जो दूसरी लाइन है उसमें देवकी परमानंदम का यूज किया गया है, जिसमें भी संस्कृत का श्लोक बना है। तो देवकी के बाद परमानंद, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो देवकी का जो है इट इज अ सिंबल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ पेन, है ना? जो देवकी है उनके जीवन में जितना भी हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी अधिक दुख उनके जीवन में घटित हुआ था, है ना? सभी जानते हैं उस कथा को कि विवाह के तुरंत उपरांत उनको जेल, है ना, कारावास, और एक के बाद एक उनकी प्रत्येक संतानों का उनके आंखों के समक्ष उनके स्वयं के भाई द्वारा। तो इस तरीके से जब देवकी के साथ परमानंद शब्द का उपयोग हुआ है, जब देवकी अपनी मन की स्थिति परमानंद रख सकती है, तभी वो कृष्ण का जन्म होता है और तभी कृष्ण जगत गुरु बनते हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपको जीवन में वंद नहीं है बनना है, जगत गुरु बनना है, मतलब उतना ऊंचा आपका लक्ष्य है। ऐसे तो सभी लोग जीते हैं, दुनिया में आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, है ना, अपना थोड़ा बहुत उपलब्धियां हासिल करके चले जाते हैं समय आने पे। पर अगर जीवन में कोई समाज को, जैसे सर ने बताया, ये कुछ हमारा दायित्व है, किसी एक विशाल कर्तव्य के हिसाब से हम आए हैं यहाँ पे, तो अगर हमें अपनी कुछ जिम्मेदारी निभानी है, वंदे जगद्गुरु, मतलब अगर हमें उस लेवल तक पहुंचना है तो देवकी की तरह परमानंद मन की, चाहे जीवन में चारों तरफ जितने भी तूफान क्या ना हो, मगर अपने मन की स्थिति को हमें आनंदमय स्थिति बना के रखनी है। वो बाहर के तूफान हमारे मन की खुशी को ना छीन सके, हमें हिला ना सके। तो आप सब लोगों से तो पहले यही अपेक्षा है कि आज का जो भी सेमिनार सुन रहे हैं उनके पास कोई राइट नहीं रहेगा, कोई अधिकार नहीं रहेगा। देखिए, आप लोग एज ए लॉयर, एलएलबी, सबको राइट्स दिलाते हैं, राइट? मैं तो आप लोगों के अधिकार छीनने आया हूं यहाँ पे। कौन से अधिकार? राइट टू कंप्लेन। ऐसे जीवन में हम लोग के पास छोटी छोटी समस्याओं में हम लोग ग्रम्बल करते रहते हैं, राइट टू गेट डिप्रेस्ड, उसको मैं आज छीनने आया हूं आपसे। सही है? समझ में आ रहा है? इज इट ओके इफ आई स्नैच अवे दिस? ओके, थोड़ा इंटरैक्टिव करेंगे तो मुझे भी आनंद आएगा। सब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? संस्कृत, हिंदी और थोड़ा इंग्लिश सबको मिक्स करके बोल रहा हूँ। तो क्योंकि जीवन में बहुत कुछ संकटें और विपदाएं छोटी बड़ी सबकी आती है, मगर हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दोस सिचुएशंस इट डिटरमाइंस योर पर्सनैलिटी, इजंट इट? सबके जीवन में आते हैं ना दुख, और सबको अपना दुख बहुत बड़ा लगता है। तो अभी हम एक स्टोरी सुनेंगे, ओके? सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय। बचपन से वो पढ़ाई में बहुत तेज थे, एकेडमिक्स में, स्कूल लाइफ में, 10th में साइंस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100, 12 साइंस सीबीएसई में गुजरात टॉपर, और बाद में इंजीनियरिंग के समय हर एक सेमेस्टर में मेरिट पोजीशंस, धीरूभाई अंबानी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस छात्रवृत्ति है, जिससे उनको अलंकृत किया गया। बाद में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी टीसीएस में उनका प्लेसमेंट हुआ, वहाँ पे भी कई वर्षों तक अलग अलग रोल्स में उनको उनकी परफॉर्मेंस को लेके उनको रिकॉग्नाइज किया गया उनके एम्प्लॉयर द्वारा। जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, है ना, गुड़ी गुड़ी चल रहा था। ईश्वर ने क्या सोचा? ईश्वर ने सोचा कि चलो इसके जीवन में कुछ स्पाइसेस, मसाले,
क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई मूवी देखते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है ना, रोजी रोजी है ना, कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं होते मूवी में, और मूवी में दी एंड हो जाता है, तो मूवी कभी हिट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कोई विलेन हो, कुछ अप्स एंड डाउन्स हो, कोई तभी तो मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हो सकती है। यस और नो? मतलब तो कोई प्लॉट में कोई दम ही नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से उस बंदे के जिसके बारे में मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, उस बंदे की लाइफ में भी कुछ एक उथल पुथल हुई। वो ऐसा हुआ कि जो TCS में जहाँ वो जॉब कर रहे थे एज एन ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजर, फिनलैंड में उनको प्लेसमेंट हुआ ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजर की। जैसे पासपोर्ट पे वीजा भी स्टैम्प हो गया और पूरी तैयारियां जोर शोर से थी जाने की, और अचानक से एक रात्रि को उसको पैरालिटिक अटैक यानी कि लकवा, और बहुत प्रयास के बाद भी वो उठ नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट डे न्यूरोसर्जन्स ने MRI स्कैन करवाया और पाया कि ये पूरी स्पाइन में यानी कि करोड़रज्जु में ट्यूमर्स हैं, बहुत सारे मल्टीपल ट्यूमर्स हैं। इतनी बड़ी न्यूज़ सुन के पूरी फैमिली शॉक में थी, मगर ये तो बस कह सकते हैं कि शुरुआत थी उनकी अग्नि परीक्षा की, क्योंकि बायोप्सी से पता चला कि ये जो गांठें हैं उनकी रीढ़ की हड्डी में, ये लास्ट स्टेज कैंसर, और डॉक्टर्स ने उनको टर्मिनल पेशेंट डिक्लेयर कर दिया। टर्मिनल केस वो होता है जिसमें डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं कि 5 से 6 हफ्ते ही मैक्सिमम जीवन में शेष है और उनको आप घर ले जाइए। ऐसी परिस्थिति में एक युवा अगर जो इतना होनहार है एकेडमिक्स में या तो अपनी जॉब में, प्रोफेशनली सो सक्सेसफुल, एंड देन सडनली एक पेरेंट्स को ऐसा पता चले कि उनका जो यंग सन है मतलब उनके साथ ऐसा घटित हुआ है, तो आप सोच सकते हैं ना कि क्या, कल्पना करके देखिए कि ऐसे एक माँ को कैसा फील हो रहा होगा। एक मेलोड्रामा जैसा सीन ना, कि रोना धोना, फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन भी कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरे बेटे ने क्या किसी का बिगाड़ा था, ये वो है, एक पैनिक की सिचुएशन। पर उस जो बंदा था who was fighting cancer, तो he observed his mother, he looked into the eyes of the mother, और उसको इनमें से एक भी नेगेटिव इमोशंस नहीं दिखे, और that was so baffling, isn't it? इतना सरप्राइजिंग हुआ उसको कि उसकी मदर इतना सब कुछ हो रहा है उसके बाद भी जरा वो पूरे उत्साह के साथ वो एक लड़ाई में कमर कस के तक, कोई डॉक्टर से मना कर रहे हैं फिर भी, तो उन्होंने डॉक्टर्स को बोल दिया कि मैं मेरे बेटे को इस दुनिया में लाई हूँ कुछ महान कार्य करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके जीवन में अवश्य चमत्कार होंगे। आप प्लीज इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। बिना ट्रीटमेंट के मैं इसको इस दुनिया से नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स ने उस बंदे के आंखों में आंखें डाल के देखी, तो उस बंदे ने भी बोला कि मैं अपनी आखिरी सांस तक कैंसर से एक स्माइल के साथ एक योद्धा के जैसे लड़ूंगा। और फिर माँ बेटे के साहस और विल पावर के सामने डॉक्टर्स की टीम को अल्टीमेटली झुकना पड़ा और ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब शुरू हुए। एक के बाद एक चमत्कार होते गए। The body started responding to the treatment. कैंसर की जर्नी जो होती है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। Because of the paucity of time today, we'll not go into that detail, but some other time, some other platform maybe. फिर एक दिन ऐसा आया कि उस परिवार को जिस दिन की अपेक्षा थी वही दिन आया। उनके माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आफ्टर ऑल उनके जो पुत्र थे उनको 100% कैंसर के ऊपर विक्टोरियस डिक्लेयर कर दिया गया डॉक्टर्स की टीम द्वारा।
टर्मिनल केस को हराने वाला वो एक इम्पॉसिबल जैसा एक केस था, एंड डॉक्टर्स वर सो हैप्पी, द पेरेंट्स वर सो हैप्पी, एंड दैट पर्टिकुलर man was also having dreams in his eyes, like not to resume his IT career as an IT professional, क्योंकि लगभग 1.5-2 साल का एक स्पीड ब्रेकर जैसा लग गया था ना कि ट्रीटमेंट के कारण कैंसर का फिजियोथेरेपी भी चल रही थी उसकी, और वो पैरालिसिस से लड़ रहा था, तो इसी तरीके से थोड़ा बहुत अपने कदमों पे खड़ा हो पाया, राइट। तो जैसे कहते हैं कि सब खुशियां हुई, सेलिब्रेशंस हुए, पर उस परिवार की खुशियां ज्यादा समय तक नहीं चली। फिर से कुछ जीवन में इतना उथल पुथल हुआ कि सब कुछ बदल गया। उस पर्सन को आंखों में धुंधला दिखने लगा था, तो आई चेकअप में आई डॉक्टर्स ने बताया कि आपको कोई इरिवर्सिबल आई कंडीशन हो गई है, जिसके कारण से आपको जो थोड़ा बहुत दिखता है वो भी 2-3 महीने में वो भी पूरी तरीके से चला जाएगा। इसका भी कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं है। उस समय वो पेरेंट्स और वो जो बता था उस they were totally in a denial mode, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक इम्पॉसिबल से लगने वाला टर्मिनल कैंसर का केस, इस पे अभी उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी। The entire family was financially, mentally, emotionally, physically exhausted. और अभी तो मतलब कहते हैं कि युद्ध की थकान उतरी भी नहीं थी, और इनमें एक दूसरी विशाल चुनौती उनके सामने खड़ी थी। वो जो 2-3 महीने थे वो कैसे बीते होंगे वो तो कल्पना के लिए परे है, पर इतना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों कि वर्तमान में मैं जिस स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ उसका जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका जो मेन कैरेक्टर है, वो आज आप सबके सामने उपस्थित है स्टेज पे। थैंक यू सो मच। सो हर रात्रि को एक भय रहता था कि अगले दिन का सूर्य का प्रकाश मैं देख पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ग्रेजुअली आईसाइट डिम होती जा रही थी। रात को पूरी रात लाइट्स ऑन करके रखता था मैं, क्योंकि अंधेरे से डर लगने लगा। चारों तरफ मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर्स, ब्रदर्स, उनके बच्चे, नेफ्यू, नीस, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सबको मैं जी भर के देखना चाहता था, ताकि मुझे पता नहीं था ना कि कौन सा जो मेरा विजन है वो लास्ट विजन होगा। आई नेवर न्यू दैट एंड इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। कैंसर मुझे इस बुरी तरीके से कभी भी हिला नहीं सका था, पर ये एक थॉट कि अब मैं दिव्यांग बनने वाला, उस पर भी दृष्टिपात है, वो मेरे को अंदर से कहीं पूरी तरीके से झकझोर दिया था उसे। और ये मेरे और आपके बीच में सीक्रेट है, मतलब ये आप सबको पता नहीं कि त्रिपाठी सर भी एकदम थोड़े से डाउन हो गए थे उस समय, मतलब मगर ये सच है कि उस समय अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जीवन में बिखर के रह गया, कुछ नहीं बचा। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्ट। फिर हार नहीं मानी। ये मंत्र में जैसा है, देव की परमानंद, जब देव की जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, वो भी अगर परमानंद की स्थिति मन की मेंटेन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो फिर मन को पहले वर्क करना शुरू किया। मन में पहले, इसलिए मैं जितने भी कैंसर फाइटर्स होते हैं उनको भी यही कहता हूँ कि पहले आपको ये बैटल है अपने मन की बैटलफील्ड पे जीतनी होगी, उसके बाद ही रियल वर्ल्ड में वो मैनिफेस्ट होगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर कोई भी इम्पॉसिबल सा लगने वाला कोई लक्ष्य है हमारा, असंभव से लगने वाला, तो उसको पहले अपने मन में
बार बार अपने मन में उसको जीतते हुए आपको देखना होगा। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, नहीं मैं तो जीत के ही रहूंगा, तब जाके कहीं कुछ बात बनती है। तो उस स्थिति में जब मेरे चारों तरफ घना अंधेर एक दिन छा गया, थोड़ा थोड़ा तो पहले लाइट था, थोड़ा बहुत 5% 10%, जब ग्रेजुअली 0 हो गया और चारों तरफ घना अंधेरा, 24 घंटे इट्स ओनली डार्कनेस। सो दैट टाइम आई रिजॉल्व, चाहे कुछ भी हो जाए, इस अंधकार को मैं अपने मन के ऊपर नहीं छाने दूंगा और चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल सदैव रखूंगा। आई एम श्योर मैं वो प्रॉमिस निभा रहा हूँ। और जब से मैं डायस पे आया हूँ, ट्विंकल मैडम, am I smiling or not? Am I maintaining that smile? So वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने ब्रेल, आज कोइंसिडेंटली इंटरनेशनल ब्रेल डे है। Did you know this? आज 4th January, it's the birth year of लुई ब्रेल, जिसमें ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा ब्लाइंड लोग लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो मैंने वो सीखना शुरू किया एक युवावस्था में, और युवावस्था में इंजीनियरिंग और सब करके, हाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया था, गोल्ड मेडलिस्ट मैं निर्मा से ही मैनेजमेंट में भी। वो सब करने के बाद, इतने सारे साल का जॉब करने के बाद, वापस पढ़ना लिखना ब्रेल लिपि में, इंग्लिश में अल्फाबेट्स लिखना पढ़ना कैसा लगता होगा कि जो भी कुछ पढ़ाई लिखाई की इतने वर्षों तक, वो सब एक दिन अचानक से I cannot use that method, right? Are you getting this point? Yes. So I have to relearn the whole thing again. It's like a new life. तो हर तरीके से वो मेरा एक नया जन्म था, क्योंकि जैसे एक छोटा नन्हा बालक होता है ना, वो उठना चलना है ना, सीढ़ी से उतरना, तो मेरा पैरालिसिस में जो फिजियोथेरेपिस्ट थे मुझे सिखा रहे थे, फिर पढ़ना लिखना ABCD करना वो सब। तो ऐसा मौका, सुनहरा मौका किसके जीवन में आता है? सच है युवावस्था में आपकी वापस एज वापस 0 हो जाए, वापस 1 से स्टार्ट हो जाए। अभी कोई भी मुझसे पूछते हैं ना ऑफिस में मेरे बर्थडे में, इतने बड़े दिन आपका क्या है? तो 7 साल 8 साल ही हुए हैं, नहीं तो अभी बोला कि दिन 10 साल। बोला हाँ, इस जन्म में तो मेरे 7-8 साल हैं, वो पिछले जन्म की बात तो पिछले जन्म की छोड़ दो, अब तो मेरा एक ब्रांड न्यू लाइफ है। सो isn't it amazing? Yes, of course. This life of darkness has given me a new life, a new way to view the whole world and perceive the world with my inner eyes. अंतर दृष्टि से इस बाह्य जगत को अनुभव करने का एक सुनहरा अनुभव है। हमारे जो बाहर वाली चक्षु होते हैं ना, उनसे तो सभी लोग देख के अनुभव करते हैं, भीतर के चक्षु से अनुभव करने का अवसर सबको नहीं मिलता है। तो वो सौभाग्य मुझे मिला है। तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रैटिट्यूड बहुत है कि ईश्वर ने मुझे ये 2 in 1 बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर, एक लाइफ में 2 लाइफ का आनंद, तो वो ऑफर का आनंद मुझे मिला है। सो ताली बज सकती थी बाय द वे। बहुत ताली बजाते हैं, राइट? तो ऐसा है। फिर मैंने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए भी मैं मेरा स्मार्टफोन और लैपटॉप यूज नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि देयर आर सर्टेन स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके कारण, जिसको यूज करके, these are called स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। किसी ने सुना था इसके बारे में? स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ब्लाइंड व्यक्ति जो स्क्रीन में लिखा होता है आपकी स्मार्ट फोन की या टैबलेट की या लैपटॉप की, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो लिखा होता है वो रीड आउट करके सुनाता है। तो उसके थ्रू हम लोग हमारा वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एमएस ऑफिस, आउटलुक में ईमेल्स या कुछ भी इंटरनेट ब्राउजिंग या तो फिर कोई, टू अ लार्ज एक्सटेंट वी कैन डू आवर वर्क इंडिपेंडेंटली। जब ये सॉफ्टवेयर मैंने यूज करना सीखा, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, राइट? मुझे एक दिशा मिल गई। जब एक
हीरो को दिशा मिल जाती है, फिर तो ऑटो पायलट मोड में वो दौड़ने ही लगता है। तो फिर ऐसे ही मैंने कमर कस ली और एक ही वर्ष में 8 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटरव्यूज क्रैक किए बैंकिंग सेक्टर के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीआई, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है, उसका इंटरव्यू कॉल मात्र 13 अंकों से मैंने मिस आउट किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, परंतु मैंने अलग कीर्तिमान स्थापित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक गुजरात में प्रथम दृष्टिबाधित फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन टू एवर अपॉइंटेड एज ए क्लास 1 ऑफिसर इन हिस्ट्री ऑफ आरबीआई गुजरात। उसमें भी जो मेरिट लिस्ट बनती है 5 लाख कैंडिडेट्स थे ऑल ओवर इंडिया में, मात्र 110 लगभग वैकेंसीज थी और उसमें से इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स कंट्री। सो इस तरीके से मेरा प्लेसमेंट तो हो गया आरबीआई में, मगर मेरे पास एक दूसरी बड़ी चुनौती थी आंखों के सामने कि ये सारे जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे साथियों, आप थोड़ा विचार करिए कि पहले तो मैं टीसीएस में जॉब कर रहा था और बहुत ही सक्सेसफुल था, वहां पे भी कई सारे अवार्ड्स मिले थे मेरे परफॉर्मेंस को लेके, मगर जब जैसे ही मेरे को पैरालिटिक अटैक आया था तब से मैं ऑलमोस्ट मेरा जो जीवन था वो घर की 4 दीवारी या तो फिर हॉस्पिटल और घर और हॉस्पिटल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सारी तैयारी घर की 4 दीवारी में ही, सारे यूट्यूब के जो एजुकेशन के चैनल्स होते हैं, जीके टुडे, ये वो, विजन आईएएस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे चैनल्स आते हैं। तो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम, ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक सबके माध्यम से और रिकॉर्डिंग ऑफ द एंटायर जो बुक्स होती है इकोनॉमिक्स की, वो सब को रिकॉर्डिंग सुन के ऑडियो फॉर्मेट में, ये सब मेरी प्रिपरेशन थी। कहने का तात्पर्य है कि मैं ये सारे इस दौरान मैं एक कंफर्ट जोन में था, राइट। अभी मुझे इस कंफर्ट जोन में, मतलब आईसाइट तो एकदम ताजी मैंने, आईसाइट के बिना जीवन जीना, आंखों के साथ और आंखों के बिना पूरा 24 घंटे बिताना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली जब पूरा जीवन हमने एक पर्टिकुलर वे में किया है। सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, आप सुबह उठ के वॉश बेसिन के पास जाते हैं किसी तरह, फिर टूथब्रश हाथ में लेते हैं, उसमें टूथपेस्ट लगाना है, आपको पता नहीं कि कितना टूथपेस्ट निकल रहा है, ज्यादा भी कम नहीं। कैन यू विजुअलाइज दैट? छोटे से छोटे काम भी कितने मुश्किल हो जाते हैं। भोजन करना, थाली में पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या चीज रखी है, दाल है कि खीर है कि कढ़ी है कि, तो सब कुछ, तो एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। तो कहने का तात्पर्य है कि वैसी परिस्थिति में मैंने जो ये अचीवमेंट किए हैं, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए हैं, वो सब कैसे संभव हुआ? क्यों? क्योंकि एटीट्यूड ऑफ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, चाहे जो भी कुछ हो जाए, ये मैंने निश्चय कर लिया था, जीवन में कुछ ना कुछ तो हासिल करना ही है, और हासिल करने के बाद वहां पर रुकना नहीं है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बन गए और नाम आपने अर्जित कर लिया, रुकना नहीं है। Keep having your own milestones and never compete with someone else. आपके बैचमेट से, आपके पीयर्स से कभी भी जेलसी मत रखना कि अरे उसका भी इतना नाम हो गया, ये फेमस हो गया, या जो भी कुछ, वो इतना ज्यादा उसका बैंक बैलेंस है, मेरा तो कुछ नहीं है। नो, have your own competition with your own self. Is this clear to everyone? Yes. अपने आप से compete करना है और अपने आप को नित्य प्रतिदिन एक्सेल करते जाना है, ठीक है। तो ये जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ आरबीआई में, तो उसके बाद एज ए प्रोबेशनर बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है रिजर्व बैंक में ऑफिसर्स की, मैनेजर्स की, जो न्यूली रिक्रूटेड होते हैं। ऑल ओवर इंडिया से हमारे बैच के जो था, उनकी जो 3.5 महीने की जो कठिन ट्रेनिंग थी, उसके अंत में मुझे रिजर्व बैंक में ट्रेनिंग विद आउटस्टैंडिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड
डिफिकल्ट इट मस्ट बी कि एक तो मेरा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, माने कि यहाँ पे आरबीआई में सब कुछ कॉमर्स, फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, साइंस स्टूडेंट को ये सब कुछ आता है क्या? जीरो, राइट? अपन यूजुअली साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, वो इकोनॉमिक टाइम्स भी नहीं पढ़ते, है ना? तो कॉमर्स साइड के ऊपर वो लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, राइट? आजकल की जनरेशन थोड़ी ज्यादा है स्मार्ट, मगर that time I was totally unaware. From zero, I have to redo everything. Multiple challenges. जो visual impairment के challenges तो थे ही, ऊपर से ये knowledge का भी बैरियर, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे बैचमेट्स थे, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास कई सालों का बैंकिंग एक्सपीरियंस था मेरे बैचमेट्स के पास। कोई एसबीआई में 6 साल तक जॉब करके फिर आरबीआई में आया था क्लास वन ऑफिसर बन के, किसी ने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की हुई थी, और ऐसे सारे बैच में धुरंधर थे। किसी ने आईआईएम से किया था, किसी ने आईआईटी से किया था, कुछ कुछ, और उन सब के बीच में एक मैं था जो टोटली नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला, कुछ भी नहीं, हाँ मगर मन में जज्बा था कि करना है, कठिन परिश्रम करना है, और फिर ये अवार्ड अपने बैच में लेके आना, आउटस्टैंडिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस का बेस्ट ट्रेनिंग, तो वो एक बड़ी बात है। ये तो मैं गर्व से गाड़ी आगे चलती रही, और जैसे ट्विंकल मैम ने बताया कि 2017 में मैंने अंतरराष्ट्रीय कीर्तिमान आईएमएफ मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंटिंग का जो एग्जाम था 93% से एग्रीगेट स्कोर से वो पास किया, और 2018 में नेशनल अवार्ड अभी इस समय मेरे गले में है। आई एम प्राउडली होल्डिंग दिस नेशनल अवार्ड, भारत सरकार द्वारा दिया गया बेस्ट विजुअल इम्पेयर्ड एम्प्लॉय इन द नेशन। और अभी रिसेंटली प्रीवियस टॉक में कई बार ये इंट्रोडक्शन देते समय इवन मेरे बढ़िया सर पे और ट्विंकल मैम के मुंह से मैनेजर का नाम निकला था। आई वाज द मैनेजर व्हेन आई केम टू दिस यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम मैं आया हूँ अभी तो मैं एजीएम बन के आया हूँ, तो प्रमोशन। पंडिया सर ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए बहुत लकी है, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बुलाते रहे तो मेरे प्रमोशन से अधिक करते रहेंगे। आप लोग हंसते बहुत कम है लगता है, कुछ लॉ की स्टडी बहुत सीरियस तो नहीं होती ना? पंडिया सर आप उनको ऐसे घूर के तो नहीं देख रहे ना सब? हाँ अभी आप हंस रहे हो तो अच्छे लग रहे हो, ठीक है। पंडिया सर गुस्सा तो नहीं रहा? तो इस तरीके से अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं, पर एक मैं मेरी महिमा का वो वर्णन करने नहीं आया आज आप लोगों के सामने, पर वो करना भी जरूरी था क्योंकि ये बैकग्राउंड आप लोगों को पता होना चाहिए। पर अब इसके पीछे का जो इंग्रेडिएंट्स है, रेसिपी में गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है, और इसको बनाते कैसे हैं, करेक्ट? वो जानना भी जरूरी होता है ना। तो उसका मैंने एक तो बता दिया, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एटीट्यूड ऑफ गोइंग ऑन एंड ऑन। चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, हमें हार नहीं माननी है, करेक्ट? चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाए, मुझे याद कर लेना बस। ओके, इसलिए मैंने बोला था कि आज के बाद आपके पास क्राइम, कंप्लेनिंग, क्या रे मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत समस्याएं हैं, वो अधिकार नहीं रहेगा। कुछ नहीं, जो भी होगा उससे आपको निपटना होगा, भी बहुत अच्छे हंसते निपटना है ना। तो कई सारे लोग होते जीवन में बहुत संघर्ष किया है आपने, मैंने कहा नहीं, तो इट वाज लाइक अ वीडियो गेम सबने खेला है, राइट? वीडियो गेम में जितने चैलेंजेस आते हैं, एक ही लेवल पे खेलने में मजा आता है क्या? जब ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो ही मजा आता है, यस? तो अपनी लाइफ को क्यों हम ऐसा नहीं देख सकते, है कि नहीं? अपनी लाइफ के एक वीडियो गेम ऐसा मान के चलो ना कि भगवान भी चाहते कि हम एक हायर लेवल पे जाए, तब तो एक ही लेवल पे पढ़े जाए, सही है कि नहीं? तो इस तरीके से अगर आप अपना दृष्टिकोण रखें। दूसरा मैं आपको जो एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो एक पावर है, जैसे मेरे अंदर आपको ये पावर दिख रहा है ना कि एक एटीट्यूड, जज्बा, ये करके दिखाना है, ये कहाँ से आता है? उसके लिए जो अंदर से जो
इनर स्ट्रेंथ है, उसका एक सोर्स है। एंड वो जो मेरा दूसरा मैसेज है, इट इज कॉल्ड गोइंग विद इन। माने आपको 24 घंटे में थोड़ा समय, आधे घंटे, पौन घंटे इन्वेस्ट करने होंगे। इन्वेस्टमेंट, राइट? हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम वी एक्सपेक्ट सम रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? आरओआई, राइट? अगर हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने लिए निकालने माने अपने भीतर की यात्रा, उन थोड़े पलों के लिए हम क्या हैं, whether I am a son or I am a brother or I am a student or I am a Hindu or whatever, it doesn't matter, right? So you have to figure out कि आप उस जो आपका सेल्फ टाइम है उसको कैसे फिगर आउट करें। There are multiple proven methods how to achieve that state of mind. अगर आपने वो करने का अभ्यास, एक्चुअली बहुत साहस वाले लोग ही उस रास्ते पे निकलते हैं कि नहीं मुझे ये पथ पे चलना है कि थोड़ा सा मुझे रोज निकालना है ना? स्वयं को पहचानने की, अपने इनर पोटेंशियल्स जो इनफिनाइट है उसको अनलीश करना है। थोड़ा तो लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा लगाओगे उसके बाद ही तो आरओआई मिलेगा, है ना? तो अलग अलग मेथड्स हैं। मेरा जो फेवरेट है, कोई जरूरी नहीं है आप लोग उसी को अडॉप्ट करें। सुदर्शन क्रिया है, ध्यान है, मेडिटेशन है, प्राणायाम, ये पैकेज एक अलग ही है, मगर इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि बीइंग विद नेचर। दिस इज सनसेट है, सनराइज है, बहुत सुंदर कोई नदी की सीनरी है, यू जस्ट सिट देयर एंड रिजॉल्व इन दैट मोमेंट। अदरवाइज आप कोई भी हॉबी, जैसे कि कुछ लोग म्यूजिक, डांस या पेंटिंग करते हैं, तो उसमें पूरा इतना डूब जाते हैं कि अपनी भूख और प्यास तक भूल जाते हैं। Have you noticed this? जो आप जिस चीज से बहुत पैशनेट हैं, तो घर में माँ आके बोलते रहे भाई भोजन करते भाई बहुत हो गए, ना 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 थोड़ी बार बची, भूख और प्यास से भूल जाते हैं। Yes or no? So if you can achieve that state of mind every day, then it will energize you to face any challenges. And I guarantee you for that. You have to find that passion moments for yourself. हाँ? तो आप इसको फिगर आउट कीजिए कि कैसे आप वो अचीव करेंगे। But achieve that state of mind every day, half an hour, 20 minutes से शुरू करो। हाँ? It is an investment, I tell you. चाहे जितना भी आपको लगा रहे, बाप रे मैं तो फाइनल ईयर में हूँ, डिसर्टेशन सबमिट करना है, सर मुझे फिर से। But still you can always grab those 15-20 minutes. You know what? आप लोग लग रहा होगा कि मैं ये सब बोल रहा हूँ, और क्या मैंने मेरी यूथ मतलब जब मैं पढ़ रहा था उस समय मैंने आई वाज सो फॉर्चुनेट कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड और 11th के बीच की जो समर वेकेशन होती है ना, उसी में मैंने ये सुदर्शन क्रिया और हैप्पीनेस कोर्स और ये मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब सीखा था। सो फॉर्चुनेट कि मैं वो इन्वेस्टमेंट धीरे-धीरे डालता गया, और वो जब कहते हैं ना हमने एक बार बीज रोपण किया, बाद में उसमें थोड़ा डालते रहते हैं तो उसका रिजल्ट तो आते ही है। अभी एकदम सुपर सॉलिड बन जाता है अंदर से कि कोई भी चीज हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आप लोग करेंगे प्लीज। पहला एटीट्यूड ऑफ गोइंग ऑन एंड ऑन, नो मैटर व्हाट। दूसरा है एटीट्यूड ऑफ गोइंग विद इन एवरी डे, दैट इज आल्सो विद डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन किया, महीने में एक दिन किया, शुरुआत में वो ठीक है, मगर धीरे-धीरे यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन। तो ये करना है सबको, है ना? करेंगे आप लोग? और तीसरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सर ने बोला, एटीट्यूड ऑफ गिविंग बैक। गिविंग बैक इज सो इंपॉर्टेंट कि हम आज जिस परिस्थिति में हैं, उसी परिस्थिति में हम अपने परिवार वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य गुजरात के लिए, प्यारे गुजरात के लिए, अपने देश के लिए, भारत के लिए, है ना, ह्यूमैनिटी के लिए क्या दे सकते हैं। इसके लिए थोड़ा कुछ हमें, हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए, है ना? तो जिसको लोग कहते हैं सोशल सर्विस। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अरे जब बहुत दान मिलता है मैं खुद बन जाऊंगा तो मैं देना शुरू करूंगा। अभी तुम्हें खुद ही कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं ना। फाइनेंशियली दान देना, बड़े बड़े चेक्स लिख के सिर्फ वो नहीं है, जैसे सर ने बताया कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एडवोकेट्स के ऊपर, है ना? समाज में
कोई अगर कुरीतियां हैं उनका उन्मूलन में, मुझे ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, पंड्या सर इसमें एक्सपर्ट है, मगर एडवोकेट्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण आप लोग के कंधों पे बहुत बहुत बड़ी, लोगों को न्याय दिलाना, जो अंडर प्रिविलेज्ड है जैसे दिव्यांग लोग हैं, कितने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, कहां पे, कदम कदम पे, एकेडमिक्स में, तो उन सबको जस्टिस दिलाना, तो आप लोग के ऊपर सोशल जस्टिस, सब कुछ आपके ऊपर बहुत कुछ है जिम्मेदारी। अगर आप अपने प्रोफेशन को ही एक गिविंग बैक के एटीट्यूड से करेंगे तो आई गारंटी यू विल बी अ बिग शॉट, ओके, यू विल बी अ बिग नेम, हैव दैट एटीट्यूड। इसी के साथ आज की कथा खत्म होती है और अंत में मैं ये तीनों एटीट्यूड्स के बारे में आपको होमवर्क देता हूँ कि आप थोड़ा इसके बारे में अवश्य होमवर्क करेंगे। होमवर्क नंबर 2 है कि मेरा यूट्यूब चैनल अवश्य जल्द से जल्द सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नेशनल अवार्ड एडवोकेसी त्रिपाठी चैनल का नाम है। और अंत में मेरी जो स्वरचित कविता की कुछ पंक्तियां हैं वो सुन के आप लोग मुझे आज्ञा दें। कविता इस प्रकार है, कविता का शीर्षक है कैसे कह दूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने कितनों की ऊर्जा हूं मैं, जाने कितनों की ऊर्जा हूं मैं, कैसे कह दूं कि दुर्बल निबल हूं मैं, कैसे कह दूं कि दुर्बल निबल हूं मैं, जाने कितनों का मनोबल हूं मैं, जाने कितनों का मनोबल हूं मैं, कैसे कह दूं कि अक्षम हूं मैं, कैसे कह दूं कि अक्षम हूं मैं, जाने कितनों की क्षमताओं का मानक हूं मैं। और कविता तो काफी बड़ी है तो उसके मैं अंतिम पद पे आ जाता हूं सीधे। कैसे कह दूं कि अमावस रात्रि हूं मैं, कैसे कह दूं कि अमावस रात्रि हूं मैं, जाने कितनों का शरद चंद्र हूं मैं, शरद चंद्र हूं मैं, शरद चंद्र हूं मैं।